तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, डी ब्लॉक के तत्व। और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है और वो है डी ब्लॉक के तत्वों के आवर्ती गुण और उनकी आवर्तिता। ठीक है। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या। मतलब हमें डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या और उनकी आयनिक त्रिज्या, इनका परिवर्तन देखना है कि श्रेणी में किस तरह होता है और एक वर्ग में कैसे होता है। ओके। तो देखो बच्चों, डी ब्लॉक के तत्वों की जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो आवर्त एवं वर्ग में अधिक अंतर नहीं रखती। मतलब अगर आप एक श्रेणी में देखोगे, एक वर्ग में देखोगे, तो जो डी ब्लॉक के तत्वों के परमाणु आकार है ना, उनमें ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता। वो लगभग एक श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो लगभग एक से है, थोड़ा सा चेंज आता है। आवर्त में जाओगे, श्रेणी में सॉरी वर्ग में, तो भी लगभग आकार समानता रखता है। तो इसका क्या कारण है? जबकि आपने देखा होगा एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में कि जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो उनके परमाणु आकार निरंतर बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप डी ब्लॉक को देखोगे श्रेणी में या वर्ग में, तो आप देखोगे कि इनके परमाणु आकार में ज्यादा अंतर नहीं है, ये लगभग समान आकार के रहते हैं। तो इसका क्या कारण है, पहले हम इसको स्पष्ट करेंगे, फिर हम देखते हैं एक श्रेणी में और एक वर्ग में। तो देखो, तो यही लिखा है मैंने कि डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं आवर्त में और वर्ग में अधिक अंतर नहीं रखती, अर्थात इन तत्वों के परमाणु आकार लगभग समान रहते हैं। और और इसको निम्नलिखित प्रभावों से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये तो आप जानते ही हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब नाभिक का एक्चुअल में अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है, मतलब नाभिक के प्रोटॉन का कितना भाग, बाह्यतम जो कोश है या जो अंदर के कोश हैं, उन पे कितना प्रभाव पड़ता है नाभिकीय आकर्षण का, वास्तविक रूप से वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो परमाणु क्रमांक में जैसे जैसे वृद्धि होती है, आप देखोगे डी ब्लॉक में अगर एक श्रेणी में चलो आप, तो परमाणु क्रमांक में अगर एक यूनिट की वृद्धि होती है तो इनका जो नाभिकीय आकर्षण इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता है ना बच्चों, वो बढ़ता है 0.15। मतलब अगर हम डी ब्लॉक में चले एक श्रेणी में, तो डी में n-1 डी में जैसे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा और एक नाभिक में प्रोटॉन बढ़ा, तो नाभिक के एक यूनिट का मतलब एक प्रोटॉन के एक यूनिट जो प्रोटॉन है उसका जो नाभिकीय आकर्षण पड़ना था डी ब्लॉक में, वो 0.15 ही पड़ता है। क्योंकि आप देखोगे जब आप परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश की गणना करते हैं कि n-1d कोश में अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो अपने ही कोश के इलेक्ट्रॉन पर कितना नाभिकीय आकर्षण कम कर देता है, 0.85। तो बचता कितना है, 0.15। लेकिन बढ़ तो रहा है। तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ श्रेणी में एक इकाई नाभिकीय आवेश, परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि बढ़ने पर केवल 0.15 नाभिकीय आवेश प्रभावी होता है। और n-1d कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे प्रभावी होता है, जिससे श्रेणी में पहले आकार घटता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। एक यूनिट बढ़ा परमाणु नाभिकीय आवेश, लेकिन एक्चुअल इलेक्ट्रॉन पे लगा कितना, 0.15। और इस तरह से n-1d कक्षक में जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे 0.15 की दृष्टि से बढ़ेगा, जिससे श्रेणी में पहले आकार घटता है। अब दूसरा है परिरक्षण प्रभाव, सील्डिंग इफेक्ट। अब क्या होता है बच्चों कि डी कक्षक में जो n-1d कक्षक है, उनमें जब तक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तब तक उनमें प्रतिकर्षण बहुत कम होता है। ऐसे में नाभिकीय आकर्षण प्रभावी रहता है और प्रतिकर्षण प्रभावी नहीं होता। जैसे ही डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अब इनके बीच में प्रतिकर्षण लगता है, और इसी प्रतिकर्षण को हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। समझ गए ना, कि अंदर के हों या बाहर के हों, किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य का जो प्रतिकर्षण होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव।
ये नाभिकीय आकर्षण के विपरीत काम करता है, मींस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धक्का देता है, नाभिकीय आकर्षण को कम करता है। डी कक्षक, तो यही लिखा है कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन के मध्य का प्रतिकर्षण परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है और यह परमाणु आकार को बढ़ाता है। बात क्लियर है कि जैसे जैसे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उनमें चूंकि इलेक्ट्रॉन समान आवेश वाले हैं, तो उनमें एक प्रकार का क्या लगता है, प्रतिकर्षण, और यही प्रतिकर्षण क्या है बच्चों, परिरक्षण प्रभाव। ये परमाणु के आकार को बढ़ाता है, जबकि नाभिकीय आकर्षण परमाणु के आकार को घटाता है। अब हम श्रेणी की बात करें कि श्रेणी में पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी होता है। मतलब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, D1, D2, D3, D4, D5, यहां तक नाभिकीय आवेश प्रभावी होता है और परमाणु आकार घटता है। श्रेणी के अंत में अगर आप बात करें तो परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर D9, D8, D10 इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आकर्षण से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है और श्रेणी के अंत में देखोगे परमाणु आकार बढ़ जाता है। जबकि श्रेणी के मध्य में क्रोमियम से लेकर कॉपर तक की बात करें तो दोनों प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे परमाणु आकार स्थिर सा हो जाता है। कि आप देखोगे श्रेणी में क्रोमियम से लेकर कॉपर तक, तो यहां पर आकार में कोई अंतर नहीं दिख रहा, एक से परमाणु आकार है। लास्ट में जिंक में आकार बढ़ गया है, निकल से लेके जिंक तक चले। इधर देखो स्कैंडियम से लेके और कहां तक घटता गया है, क्रोमियम तक। तो रीजन समझ में आ रहा है ना कि यहां पर देखो D1, यहां क्या है D2, यहां क्या है D3, यहां क्या है D4, D5, D6, D7, D8, D9 और ये हो गया D10। तो D9 और D10 आते ही बहुत ज्यादा परिरक्षण प्रभाव प्रभावी हो जाता है, जो आकार बढ़ाना शुरू कर देता है। यहां पर आकार देख रहे हैं घटता जा रहा है, इसका मतलब है आकार घटने का मतलब नाभिकीय आवेश प्रभावी होना, आकार बढ़ने का कारण है परिरक्षण प्रभाव प्रभावी होना, और परमाणु आकार का स्थिर हो जाना ये बताता है कि ये दोनों नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, और यही रीजन है कि आकार में जो है स्थिरता दिखाई देती है। तो डी ब्लॉक के तत्वों के आकार में कोई मेजरेबल चेंज ज्यादा नहीं है, मींस ये लगभग आकार में समान से बने रहते हैं। कारण यही है कि इनमें नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव एक दूसरे को काफी कुछ संतुलित करके रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n-1d में जा रहे हैं जो नाभिक के नजदीक भी गए, और n-1d में अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो नाभिकीय आवेश अंदर की तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, परिरक्षण प्रभाव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, और जहां ये धक्के दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं और जहां बराबर हो गए आकार में स्थिरता आ गई। तो केवल श्रेणी के लास्ट में देख रहे हैं परिरक्षण प्रभाव प्रभावी दिख रहा है, पहले नाभिकीय आवेश प्रभावी दिख रहा है। तो यही रीजन है कि डी ब्लॉक के तत्व आकार में काफी कुछ समानता रखते हैं। अब आते हैं कि अगर हम श्रेणी में, ठीक है, किसी भी श्रेणी में ऊपर से नीचे चले, ठीक है, कि एक श्रेणी के बाद दूसरी श्रेणी में जाए, तो आप देखोगे प्रथम से द्वितीय श्रेणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, कि अब हम ऊपर से नीचे की तरह अगर श्रेणियों में चलते हैं तो पहली श्रेणी से दूसरी श्रेणी का आकार बढ़ा है, किंतु द्वितीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी की ओर आकार में वृद्धि बहुत कम है। समझ गए ना कि जब आप ऊपर से देखो कि लगभग और कहीं कहीं तो तत्व समान हो गए हैं आकार में, तत्व आकार में समान हो जाते हैं। इसका कारण है दोनों श्रेणियों के मध्य लैंथेनाइड संकुचन प्रभावी होता है, जो वर्ग में होने वाली वृद्धि को संतुलित कर देता है। कि यहां देखो आप, जैसे ये है प्रथम श्रेणी, ये कौन सी है बच्चों, प्रथम श्रेणी है ना, ये क्या है द्वितीय श्रेणी, और ये क्या है तृतीय श्रेणी। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी से द्वितीय की तरफ आप चले, जैसे स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम, इनमें तो लगातार आकार बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर लैंथेनम और इट्रियम के बीच में कोई लैंथेनाइड्स नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये है टाइटेनियम, फिर जर्कोनियम और हाफनियम, या वेनेडियम, नेओबियम, टैंटेलम। तो यहां पर जर्कोनियम और हाफनियम के बीच में
यहां पर 14 एलिमेंट सीरियम से लेके कौन आ जाते हैं बच्चों, ल्यूटेशियम। और हम जानते हैं कि इन तत्वों में एफ आकार बहुत बड़ा है, तो एफ आकार का परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नहीं होता, वो हमेशा कम रहता है नाम की आकर्षण से। और आप देखोगे सीरियम से ल्यूटेशियम तक आकार लगातार घटता है, जिसे हम बोलते हैं लैंथेनॉइड संकुचन। और इस लैंथेनॉइड संकुचन का इतना प्रभाव पड़ता है कि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं तो जहां आकार बढ़ना चाहिए था जर्कोनियम से हाफनियम की तरफ, वहां लैंथेनॉइड संकुचन ने उतना ही आकार घटा दिया, जिसके कारण ही जर्कोनियम और हाफनियम के आकार बराबर हो गए। ऐसे नियोबियम और टेंटेलम में देखो, मोलिब्डेनम और टंगस्टन में देखो। और ये प्रभाव ऐसा नहीं कि डी ब्लॉक में, ये प्रभाव आप देखोगे पी ब्लॉक में भी पड़ जाता है। वहां पर जो लास्ट का जो एलिमेंट है जैसे कि लेड है और एसएन है, तो आप देखोगे लेड का साइज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, 162 और 167 पिकोमीटर के आसपास की त्रिज्याएं होती है। एसएन से पीबी में वहां एसएन 162 और पीबी में 167। क्यों? क्योंकि वो लैंथेनॉइड संकुचन लगातार आकार घटा रहा है। और उस श्रेणी में वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो जो आकार बढ़ना चाहिए था लेंथ संकुचन ने उसको कम कर दिया, तो आकार इस तरह से समान होते हैं। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जर्कोनियम और हाफनियम आकार में समानता दर्शाते हैं। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है दोनों श्रेणियों के बीच में क्या काम करना, लैंथेनॉइड संकुचन, जिसके कारण ही द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के तत्वों में क्या आ गई है बच्चों, समानता। तो यहां पर हमने परमाणु त्रिज्या ली है और यहां परमाणु क्रमांक। तो देख रहे हैं प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में आकार बढ़ा है, लेकिन द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के आकार में बिल्कुल क्या दिख रही है, समानता। कारण है यहां पर क्या, लैंथेनॉइड संकुचन क्या है बच्चों, प्रभावी। तो समझ गए ना। तो इस तरह से डी ब्लॉक के तत्वों में ये जो है इस तरह से आपको दिखेगा कि इन तत्वों में आकार में समानता वर्ग में भी है और श्रेणी या आवर्त में भी है। और फिर आती है आयनिक रेडियाई। तो परमाणु त्रिज्या के समान आयनिक त्रिज्या का भी आवर्तता पाई जाएगी। आकार छोटा परमाणु तो त्रिज्या भी, आयनिक त्रिज्या भी छोटी। तो धातु की प्राथमिक संयोजकता बढ़ने से आयनिक त्रिज्या घट जाती है। आवर्त में और वर्ग में दोनों में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ आयनिक त्रिज्या घटती है। आप देख रहे हैं स्कैंडियम से अगर जिंक तक चले तो लगातार आकार घट रहा है, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, तो केवल जो अंदर की कोर बची है उस पर केवल नाम की आकर्षण बढ़ेगा। और यही रीजन है कि यहां पर नाम की आकर्षण प्रभावी है, ना कि परिरक्षण प्रभाव। इसलिए आकार में काफी कुछ क्या है बच्चों, समानता है। और धनावेश अगर ज्यादा है तो आकार और भी छोटा हो जाएगा। जैसे Fe2+ से छोटा है Fe3+। अगर MnO, Mn2O3, MnO2, अगर हम इनमें Mn की आयनिक त्रिज्या की बात करें तो लगातार क्या है, घट रही है। तो इस तरह से हमें आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या के बारे में ध्यान रखना है। ओके, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे अगला जो प्रॉपर्टी।